और तो कोई काम नहीं, मैंने पूछा। नहीं शुक्रिया, इसने कहा। क्या तुम बिजली वाले हो? नहीं, मैंने जवाब दिया और पूछा। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम कहाँ रहते हो? इसने फौरन सवाल किया। इसका अंदाज एकदम चौकन्ना हो गया। मुझे हंसी आ गई। घबराओ नहीं, मैं इसी गली में रहता हूँ, जिस बैठक से मुझे बुला के लाई हो। इसी बैठक से 4 घर आगे मेरा अड़द का काम है। अड़द? काहे की अड़द? बड़ी बी की समझ में नहीं आया। मेरा मंडी में सब्जियों का काम है, मैं सब्जियां खरीदता बेचता हूँ। इसने मैंने आसान लफ्जों में बड़ी बी को बताया। अच्छा अच्छा। इसने सर हिलाया। इसके लहजे से इत्मीनान का इजहार होने लगा। अगर कुछ खाना है तो मैं भिजवा देता हूँ, मैंने कहा। घर में कोई नहीं है। मैंने इधर उधर देखा। हाँ, घर वाले तो कल आएंगे, मीरपुर खास से। तभी चूल्हा हांडी शुरू होगा। 2 दिन से अचार से रोटी खा रही हूँ। तंदूर की रोटी बासी और सख्त हो गई है। बड़ी बी ने कहा। फिक्र न करो, खाना और चाय सब आ जाएगा। मैंने तसल्ली दी। ये मोहल्ले वाले बड़े अच्छे हैं, बड़ी बी ने कहा। थोड़ी देर पहले एक लड़का बहुत सारी सब्जियां दे गया था। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्ची और बहुत सारे मटर। वो मेरा बेटा था, मैंने बताया। अच्छा, बड़ी बी ने कहा। ये तो बड़ा अच्छा मोहल्ला है। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मगर ये तो तभी इस्तेमाल होगा जब वो लोग आ जाएंगे। फिक्र मत करें, इसमें कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं, मैंने जवाब दिया। वैसे आप लोगों ने ये मकान ख़रीद लिया है या किराए पर आए हैं? नहीं भैया। बड़ी बी के लहजे में पनायत आ गई। ये तो समझ लो हमारा ही है। बरसों खाली पड़ा रहा। जब किसी पर वक्त पड़ा तो सहारा इसी मकान ने दिया। बस किस्मत ज़दों की पनाहगाह है। क्या मतलब? मैंने धड़कते दिल से पूछा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। पहले हुमैरा पर आफत पड़ी तो इस घर में रहने को चली आई। फिर इसकी लड़की पर मुसीबत पड़ी तो अब वो रहने को आई है। हुमैरा? मुझे नाम सुना सुना सा लगा। ये हुमैरा कौन है, मैंने पूछा। अरे बरसों पहले रहने को आई थी यहाँ चंद दिन के लिए। इसके मियाँ के भाइयों के दरमियान फसाद हो गया था जायदाद का। तीनों भाइयों ने बीवी बच्ची समेत घर से निकाल दिया। तब हुमैरा के भाई अफजल ने अपना ये मकान बहन को दिया रहने को। मगर फिर रिश्तेदार बीच में पड़े और सुलह सफाई के बाद हुमैरा और इसके मियाँ को ले गए आकर, बड़ी बी ने बताया। हाँ, मैंने जवाब में, मुझे याद आ गया। उस वक्त शायद मैं 16-17 बरस का था जब चंद दिनों के लिए एक खातून अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। हाँ हाँ हाँ, बड़ी बी ने जल्दी से कहा। तुमने सही पहचाना। हुमैरा आई थी अपनी लड़की के साथ। क्या नाम है? जुबैदा के साथ। तो अब कौन आ रहा है यहाँ रहने? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। अरे आना किसने है, जुबैदा ही आ रही है। बहुत तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी है इसने। पता नहीं दोनों माँ बेटियों की किस्मत कैसी है। बड़ी बी ने कहा। इनके लहजे में बड़ा तासुब था, जैसे इन्हें इन लोगों से दिली हमदर्दी हो। आपकी वो कौन है, मैंने पूछा। अरे भैया। बड़ी बी ने गहरी सांस ली। अल्लाह बख्शे जुबैदा के बाप को। मुझ बेसहारा को एक बार जो बहन कह दिया तो फिर इस बेबा से सारी उम्र बहन का रिश्ता निभाया। मैं इन दोनों का हक अदा नहीं कर सकती। मेरा कलेजा है दोनों। अब जब सारा ज़माना इनका दुश्मन हुआ है तो क्या मैं इसे छोड़ दूँ? ना भैया ना। ऐसी नमक हराम तो मैं नहीं हूँ, उन्होंने कहा। मैं खामोशी से सुनता रहा। इसी वक्त मगरिब की अजान होने लगी। मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, बड़ी बी ने कहा। मुझे भी इजाज़त दे, मैं खाना भिजवाता हूँ थोड़ी देर में, मैंने कहा और अंदर के दरवाजे से बाहर आ गया। मैं घर वापस आ रहा था तो नज़ीर की बैठक बंद थी। शायद वो किसी काम से अंदर था। मैं आहिस्ता कदमों से चलता हुआ घर आ गया। हस्बे मामूल तहरीम अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। मैंने तहरीम को आवाज़ देकर बुलाया। जी अब्बू। वो सर पर दुपट्टा डालती हुई बाहर आ गई। इन दिनों वो रहने की अपनी माँ के पास आई हुई थी। बेटा, अम्मी से कहना जहाँ उन्होंने दिन में सब्जियाँ भिजवाई थी वहाँ एक अम्मा ठहरी हुई है, इनके लिए खाना और चाय वगैरह भिजवा दें, वो घर में अकेली हैं। जी अब्बू। तहरीम ने सादतमंदी से जवाब दे बाहर चली गई। अचानक मुझे याद आया। मैं घर से बाहर निकला और बेकरी से चॉकलेट्स और आइसक्रीम ले आया। मुझे बमुश्किल आने जाने में आधा घंटा लगा होगा। मैंने घर में दाखिल होकर बावर्ची खाने का रुख किया। तहरीम अपनी अम्मा से बातें करती हुई रोटियां डाल रही थी। 2-4 दिन के लिए घर आई है और तुम इससे रोटियां बनवा रही हो, मैंने जुलेखा से कहा। अब्बू जी, काम करना अच्छा लगता है मुझे घर का, तहरीम ने हंसकर कहा। क्या ले आए, जुलेखा ने पूछा। ये तहरीम के लिए है, चॉकलेट्स और आइसक्रीम, मैंने तहरीम को शॉपर देते हुए कहा। तुम किसी चीज़ की फिक्र मत करना बेटी, न घबराना। तुम इस घर से गई ज़रूर हो ब्याह के, मगर ये घर, इसका हिस्सा तुम आज भी हो और हमेशा रहोगी। जी अब्बू, मैं जानती हूँ, तहरीम मुस्कुरा दी। अपनी बेटी की होंठों पर मुस्कुराहट देख के मेरा ढेरों खून बढ़ गया। सच्ची तो कहते हैं लोग के बेटी से डर नहीं लगता, डर इसके नसीब से लगता है। मगर ये डर जब बढ़ जाता है और डर से बढ़ के जख्म में ढल जाता है, जब आप बेपरवाह हो जाते हैं, बेटी से बेफिक्र हो जाते हैं, जब तक आप बेटी की फ़िक्र में रहेंगे, इसके मामलात में शामिल रहेंगे, बेटी के ससुराल वाले अपने रवैये में मुहतात रहेंगे। मैं सोचता हुआ अपने कमरे में आ गया।
मैं बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, जुबैदा अब कैसी होगी, कि इसने मुझे याद रखा होगा क्या? मैं जैसे इसको सोचता हूँ वो मुझे सोचती होगी, या फिर मैं इसके लिए एक गया गुजरा वक्त बनकर रह गया हूँ? ऐसी कोई बात नहीं, जुबैदा ने कहा। अरे तुम, मुझे हैरत हुई। अगर तुम मुझे सोचोगे तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, सच। वो हंसने लगी। अचानक जैसे कमरे में इसकी आवाज़ के साथ रोशनी फैल गई। मेरे पपोटों पर दबाव पड़ा और मैंने आंखें खोल दी। जुबैदा नहीं, जुलेखा सामने खड़ी थी और बिजली के बोर्ड के पास खड़ी मुझे देख रही थी। क्या बात है? मुझे दफातर नागवारी का एहसास होने लगा। अंधेरे कमरे में लेटे हैं, खाना भी नहीं खाया, तैयार है ले आऊं? इसने पूछा। नहीं, रहने तो दिल नहीं चाह रहा, मैंने जवाब दिया। खैरियत, तबीयत तो ठीक है आपकी? वो मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ाई। तबीयत ठीक है, बस ज़रा बत्ती बुझा दो, सर में दर्द है, मैंने कहा और आंखें बंद करके करवट बदली। चाय बना दूं? सर दर्द की गोली ला दूं? इसने आहिस्ता से पूछा। नहीं, बस सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इस वक्त मुझे इसकी मुदाखलत अच्छी नहीं लग रही थी। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, फिर पलटी और कमरे की बत्ती बंद करके बाहर चली गई। अम्मी अब्बू ने कहा था कि खाना भिजवाना है। मुझे बाहर से तहरीम की आवाज़ आई। हाँ, रेहान के हाथ भिजवा दिया है। तुम्हारे बाप की कभी कोई बात मुझे भूलती है भला? जुलेखा का जवाब मुझे सुनाई दिया। मैं आंखें बंद करके दोबारा जुबैदा के तसव्वुर करने लगा, मगर तसव्वुर में खंडत पड़ गई। अंधेरा था, मगर जुबैदा के चेहरे की चांदनी निदारद थी। मुझे उलझन होने लगी और न जाने इस उलझन में कब सो गया। आदत के मुताबिक मेरी आंख 3 बजे खुल गई, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। यूँ लग रहा था कि जैसे सारा बदन थका हुआ, टूटा हुआ शल हो। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरा बदन जल रहा है। इसी वक्त जुलेखा अंदर आई। अरे आप उठ गए? मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। जुलेखा करीब आकर मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, अरे माथा तो बुरी तरह जल रहा है, आपको तो सख्त बुखार है, कोई ज़रूरत नहीं आज जाने की। इसने फ़ौरन कहा, मुझे पानी दो, मैंने कहा। वो जल्दी से बाहर गई और पानी का गिलास भर लाई और मुझे पानी का गिलास देते हुए कहने लगी, कितनी बार कहा कि आपको कि रात में मोटरसाइकिल पर ना जाया करें, गाड़ी खड़ी रहती है, वो ले जाए, ना कुछ पहन के जाते हैं। मौसम बदल रहा है, सर्दी लग गई आपको। मैं बिस्किट लाती हूँ, चाय के साथ खा लें, फिर दवा देती हूँ। वो एक ही सांस में बोलती चली गई। अभी ऐसी सर्दी कहाँ, मैंने कहा। अब आप पहले जैसी नहीं रहे, जब सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहा लेते थे। उम्र देखिए अपनी, 58 वर्ष हो रही है, ऊपर से नखरे। वो खफा होने लगी। ज़रा मुझे फ़ोन दो। अच्छा, इतनी रात को किसको फ़ोन करना है? इसने हैरत से पूछा। तुम्हारी सोतन को, मैंने हंसकर कहा। मेरी सोतन? वो जैसे अचानक बुझ सी गई, मुझे गुस्सा आ गया। क्या हो गया तुम्हें? मंडी असलम को फ़ोन करूँगा कि आज मैं नहीं आ रहा, वो अपने हिसाब से खरीदो फरोख्त कर ले। अच्छा। इसने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं फ़ोन पर असलम से रब्ता करके इसे हिदायत देने लगा, जबकि जुलेखा चाय लेने के लिए चली गई। फ़ोन रखकर मैं गुस्ल खाने में जाकर कुल्ली करने लगा तो मुंह का जायका अजीब हो रहा था, बुखार की वजह से। मुझे अम्मा याद आ गई। बचपन में मुझे बुखार से मुंह कड़वा होता था तो मुझे बहलाते हुए कहती थी, बेटा बुखार का कड़वा मुंह तो मुबारक होता है, बीमारी से सारे बदन की ज़कात निकल जाती है, जितना ज़्यादा मुंह कड़वा होगा इतनी ही जल्दी अच्छे होगे। अम्मा को याद करके मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सच है, माँ कभी नहीं मरती। जुलेखा चाय ले आई, साथ में 2 शामी कबाब और बिस्किट भी थे। ट्रे रखते हुए बोली, रात भी भूखे पेट सो गए थे, ठंड और कमज़ोरी से बुखार आ गया है। आओ तुम भी बैठो, मैंने कहा। अच्छा। इसने गौर से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं अपनी चाय ले आऊँ। अक्सर वो बावर्ची खाने में ही चाय पी लेती थी। वो जल्दी से जाकर अपनी चाय ले आई। तुम भी तो खाओ। मैंने एक कबाब उठा के इसको दिया। आप खा लीजिए, इसने कहा। अभी दवा भी खानी है। खा लूँगा, मगर तुम ये तो लो। मैंने कहा कि मेरे हाथ से लेना अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? पर वो कहते कहते रुक गई। पर क्या? मैंने बिस्किट दांतों से तोड़ा और चाय का घूंट भरा। यही कि आपकी इतनी तवज्जो मुझ पर होती कहाँ है? वो बोली। ऐसा मत कहो, मैंने फ़ौरन कहा। क्या तुम्हें कभी कोई तंगी हुई, मेरी तरफ से कोई कमी, कोई कोताही? कभी नहीं, वो आहिस्ता से बोली। फिर ये कि शायद मैं समझा ना सकूं और आप समझ ना सकें। वो बोली, फिर अचानक से माथे पर हाथ मारा। अरे गोलियों तो मैं बाहर ही भूल आई। वो कप रखकर तेज़ी से उठी और बाहर निकल गई। मैं चाय से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर में वो अंदर आई। इसके हाथ में गोलियां और पानी का गिलास था। मैं चाय ख़त्म कर चुका था। ये लीजिए और अच्छी तरह कंबल लपेट के लेट जाएं, अभी पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगा। मैंने खामोशी से गिलास और गोली लेकर पानी से निकल ली और लेट गया। वो कहने लगी, आप लेटे, मैं ज़रा बावर्ची खाने के बर्तन समेट लूँ, दरवाज़ा बंद कर लूँ। इसने मेरा कंबल दुरुस्त किया और कमरे की बत्ती बंद करके बाहर निकल गई। मैं आंखें बंद करके लेट गया और दोबारा सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दीवार गिर घड़ी 10 बजा रही थी। मैं उठ बैठा और खुद को छूते हुए देखा। बुखार नहीं था। मैं उठा, गुस्ल खाने में चला गया। मुँह हाथ धोकर बाहर आया तो जुलेखा कमरे में थी। इसके हाथ में खाकी लिफाफा था। इसने लिफाफा मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुबह 8 बजे के करीब असलम आया था, आपकी तबीयत का पूछ रहा था। मैंने देखा कि आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, इसलिए आपको नहीं उठाया।
ये अलमारी में रख दो। मैंने अलमारी की तरफ इशारा किया। जुलेखा ने अलमारी खोल के पैसों का लिफाफा इसमें रखा और मेरा माथा छूते हुए बोली, अल्लाह का शुक्र है बुखार उतर गया। कुछ खाने के लिए लाऊं? भूख लग रही होगी। हाँ, तेज पत्ती की चाय ले आओ, मैंने कहा। अभी कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा भी लाई। वो छपाक से कमरे से निकल गई। मैंने उधर देखा। अब्बू आप कैसे हैं? तहरीम ने कमरे में दाखिल होते पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, मैंने कहा। आओ मेरे पास बैठो। मैंने इसे बुलाया, वो मेरे पास आके बैठ गई। तुम्हारे ससुराल में तो सब अच्छा ही है ना? मैंने पूछा। सब अच्छा है, मामू मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो मामू जान मेरी वजह से उनको डांट भी देते हैं। वो हंसी। इसके अंदाज में बच्चों जैसी मासूमियत थी। बस बेटा हमेशा खुश रहो। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा। वो हंसने लगी। मैं घर में दाखिल हुआ तो सेन में कोई बैठी हुई जुलेखा से बातें कर रही थी। इसके बराबर में एक खातून बैठी हुई थी। मैं आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। जुलेखा ने मुझे देख हुए बोली, आ जाएं, ये हमारी नई पड़ोसन जुबैदा हैं, जो आज सुबह ही आई हैं अपने मकान में। जुबैदा? जैसे मेरे कदम अपनी जगह गड़ के रह गए। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। हरकत करूं, खड़ा रहूं, वापस मुड़ जाऊं या सामने बैठकर इसको देखूं जिसको मैंने हमेशा याद किया। जुबैदा मेरी जानिब पुश्त किए बैठी थी। इसकी पुश्त दुपट्टे के नीचे से इसकी लंबी चोटी झांक रही थी। इसके साथ बैठी हुई लड़की ने मुड़ के मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे जुबैदा पीछे मुड़ के देख रही हो और खाला हुमैरा इसके पास बैठी हो। बरसों पहले का मंजर मिनवन मेरे सामने था। आइए ना, वहाँ क्यों खड़े हैं? जुलेखा ने मुझे खड़े देख के कहा, ये अम्मा जी से मिलने आई हैं। मैंने बताया कि। जुलेखा खामोश हो गई। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ा। जुबैदा ने अभी तक चेहरा नहीं घुमाया था। मैंने आहिस्ता से जाकर जुलेखा के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया, इसे देखने लगा। इसी वक्त रेहान आया और इसने कहा, अम्मी ज़रा बात सुनिएगा। अच्छा मैं अभी आती हूँ। जुलेखा उठ खड़ी हुई। आप बातें करें, मैं रेहान की बात सुनकर आती हूँ, साथ ही चाय भी ले आती हूँ, जुलेखा कहकर चली गई। जुबैदा सर झुका बैठी थी। इसका चेहरा पहले से ज़्यादा दिलकश हो गया था, या मुझे लग रहा था। तुम कैसी हो? मैंने पूछा। महसूस किया जैसे मेरी आवाज़ मुर्तश हो रही है। आप कैसे हैं? इसने कहा। अम्मा जी के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ, वो बहुत अच्छी थी। जुबैदा ने कहा। तुम लोग पलट के ही नहीं आए? मैंने धीमे से कहा। इस वक्त मेरे इख्तियार में क्या था? जुबैदा ने जवाब दिया। पता नहीं कि इसने शिकवा किया था, बताया था, या फिर वक्त के नामेहरबान होने का मातम किया था। बहरहाल अच्छा लगा, मैंने कहा। वक्त बहुत गुजर गया। इसने मेरी तरफ गौर से देखा। अम्मी ये कौन है? इसके साथ बैठी हुई लड़की ने कहा। ये जुबैदा ने रुक के कहा, ये वो जो रेहान है आए थे ना सुबह ना सब्जी लेकर, इनके अब्बू हैं। अच्छा, इसने सर हिलाया। ये तो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। मैंने लड़की को गौर से देखा। बिल्कुल इस तरह तुम दिखती थी। आपको याद है? इसने ऐसा से पूछा। फिर मजीद कहा, रेहान भी आपका बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले आप थे। जुबैदा ने दूर खड़े रेहान की तरफ देखते हुए कहा, हूबहू तुम हो। वो कहकर जैसे चौंक सी गई, फिर चुप हो गई। फिर लम्हाती वक्फे के बाद कहने लगी, ये मेरी बेटी है रेशमा। इसने एक नज़र बेटी की तरफ देखा जिसमें प्यार ही प्यार था। मेरे जीने का सबब? हाँ। मैंने गहरी सांस ली। जीने के लिए सबब तो चाहिए होता है, मगर क्या जीने के लिए सिर्फ एक ही सबब होता है और कोई नहीं? कोई और? जुबैदा ने जैसे बहुत खींच के लफ्ज़ अदा किए, छोड़िए। हम दोनों चुप हो गए। बातें बहुत थीं, गुफ्तगू का एक भंडार था, मगर शायद कहने का यारा ना था। जुलेखा चाय और दीगर लवाजमात की ट्रे ले आई और हमारी तरफ देख के बोली, क्या बात है, आप लोग तो चुपचाप बैठे हैं? क्या कहें? कहने को कुछ नहीं, मैंने कहा। सही कह रहे हैं आप। बाज़-औक़ात अचानक मुलाकात हो तो जैसे अल्फाज एकदम उड़न-छू हो जाते हैं और जहन खाली रह जाता है। क्या कहना, क्या सुनना और क्या बताना? जुलेखा के अंदाज में जैसी शोखी थी। क्या मतलब? मैंने इसे गौर से देखा। अरे भाई, जब हमारे सामने इम्तिहान का पर्चा आता है तो जैसे चंदमों के सवाल पढ़ के लगता ही नहीं कि ये हमारे लिए हमारे ही कोर्स से बना है। सारा जहन भग से उड़ जाता है। कई मिनटों में हवास काबू में आते थे, फिर इम्तिहान शुरू करते थे। वो हंस के बोली, सही कहती हैं आप। कुछ इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं और कुछ इम्तिहान हमेशा जारी रहते हैं। इसने पता नहीं क्यों अपनी बेटी रेशमा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, इतनी ज़ोर से कि रेशमा कसमसा कर रह गई। अम्मी, इसने कहा। जुबैदा ने चौंक कर इसके हाथ छोड़ दिए। ये चाय लीजिए, कबाब भी, जुलेखा ने कहा। जी जी। जुबैदा ने जल्दी से चाय का कप थाम लिया। मैंने खामोशी से चाय ख़त्म की और इन्हें बातें करता छोड़कर अपने कमरे में आ गया। अजीब सी कैफियत थी दिल की, जैसे कुछ हो गया, जैसे कुछ खो गया और जैसे कुछ मिल गया। मैं सोच रहा था, या पता नहीं मैं अपनी जगह पर था भी या नहीं। बाज़ औक़ात जैसे अंदर कुछ जज्बा ही मफकूद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जब आप अपने ही आप में इस कदर अकेले रह जाते हैं कि घबरा जाते हैं, और ये घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि मालूम नहीं होता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं भी शायद ऐसी कैफियत से दो चार था। तुम आई हो इतने इंतज़ार के बाद, ना कोई वादा, ना कोई कोलो करार। फिर ये ज़िंदगी में एक दूसरे के मुकाबिल क्यों ले आई? क्यों मेरा इंतज़ार मुकम्मल हुआ? लेकिन क्या जुबैदा को भी कोई इंतज़ार था? मैं इसी महवर पर घूम रहा था,
और जवाब नदारद। मुझे मालूम नहीं कितना वक्त गुजरा, घंटे, साल या हफ्ते। बाज़-औक़ात वक्त की इकाइयाँ भी तो गुम हो जाती हैं। मगर जब मैं हवास की दुनिया में वापस आया तो कमरे में गहरा अंधेरा था, कैद जैसा। मैं घबरा के उठ बैठा और बेड से पाँव लटका के बैठ गया। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला और रोशनी की एक तेज़ बौछार अंदर आई। इसके अक़ब में ज़ुलेखा थी। तुम? आप उठ के, ज़ुलेखा ने कहा। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं अंदर आई तो आप सो रहे थे। मैंने लाइट नहीं जलाई, कमरे का दरवाज़ा बंद किया ताकि शोर की वजह से आपकी आंख न खुले, थोड़ा आराम कर ले। इसने तवील जुमले अदा करके मेरी तरफ देखा। क्या बात है, आप खामोश खामोश से हैं? कुछ नहीं, मैंने कहा, मगर मेरा हलक खुश्क हो रहा था, पानी देना। ज़ुलेखा वापस मुड़ गई और चंद ही मिनट में पानी ले आई। मैंने घटाघट पानी अंदर उड़ेल लिया। क्या बात है, आपको पसीना आ रहा है? ज़ुलेखा ने कहा। पता नहीं क्यों तबीयत अजीब सी हो रही है, मैंने कहा। लगता है आपको नज़र लग गई। वो मुस्कुराई। भला मुझे किसकी नज़र लगेगी? वो जो माँ बेटी आई थी। क्या नज़र भर के देखा था उन्होंने? ज़ुलेखा ने कहा। अब मैं कोई बच्चा तो नहीं जो नज़रें लग जाएं मुझे। आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप 57-58 साल के हो गए हैं? 45 से ज़्यादा के नहीं लगते। ज़रा अपने आप पर तवज्जो दे तो देखो कितने जवान लगते हैं। ज़ुलेखा ने कहा। अपने आप पर तवज्जो दूँ, मगर किसके लिए? मैंने रवा रवी में कह दिया। ज़ुलेखा के चेहरे पर एक साया सा रेंग गया। वो चुप हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बात कह दी, मगर तीर तो कमान से निकल चुका था। मेरा मतलब है कि तुम तो होना मेरे पास, बस जैसा वैसा ही ठीक है। जी, ज़ुलेखा ने कहा और फिर खामोश हो गई। अम्मी! बाहर से रेहान की आवाज़ आई। वो फ़ौरन बाहर निकल गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9:30 बज रहे थे। डॉक्टर जमील से हमारे बहुत पुराने तल्लुकात थे। उन्होंने अपना क्लिनिक हमारे मोहल्ले से बाहर वाक़ई सड़क के साथ ही बना रखा था। मिलनसार आदमी थे, 60-70 के पेटे में थे। मुझे उनका फ़ोन आया। कहिए, कैसे याद किया आपने? मैंने रस्मी इस्लाम दुआ के बाद पूछा। भाभी जी की तबीयत अब कैसी है? क्या हुआ इन्हें? मैंने पूछा। मैंने इनको कहा था कि अपने टेस्ट करा लें, मगर उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर जमील ने कहा। कौन से टेस्ट? मैंने सवाल किया। उनके सीने में तकलीफ़ है। मैंने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे। 15-20 दिन हो गए हैं। मेरा मशवरा है कि नहीं टेस्ट करवा लेने चाहिए। डॉक्टर जमील ने कहा। क्या कोई मसला है? मैंने पूछा। हाँ भी और नहीं भी, डॉक्टर जमील ने कहा। यह तो रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ज़ुलेखा! मैंने आवाज़ दी। जी। ज़ुलेखा दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर जमील का फ़ोन आया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ खांसी थी और सीने में दर्द था। उन्होंने फजूल में बहुत से टेस्ट लिख दिए। पैसा ज़ाया होंगे। वो हंसी। ये क्या बेपरवाही है? मैंने कहा। उन्होंने कभी इस तरह फ़ोन किया है पहले? फ़ौरन सारे टेस्ट कराओ जो उन्होंने कहे हैं। अरे भाई, ये बुखार वगैरह का टेस्ट ज़रूरी है क्या? इसने टालने की कोशिश की। तुम्हें एतराज़ है क्या? मैंने पूछा। बस मुझसे नहीं खाई जाती कड़वी कसीली दवाइयाँ। रेहान! मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए रेहान को आवाज़ दी। जी अब्बू। वो थोड़ी देर में आ गया। कहिए। अपनी अम्मी को लेकर अभी जाओ और इनके सारे टेस्ट जो डॉक्टर साहब ने लिख कर दिए हैं कराओ, मैंने कहा। और इनकी कोई बात नहीं मानना, कोई भी टेस्ट ना छोड़ना। जी अब्बू जी। मैंने अम्मी को पिछले हफ्ते भी कहा था, मगर इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इसने माँ की तरफ देखकर कहा। चलें। अच्छा भाई, ज़ुलेखा ने बेदिली से कहा और अलमारी में से चादर निकालने लगी। वो दोनों चले गए। बड़े बेटे की जब से शादी हुई थी, वो बस अपने पोर्शन का होकर रह गया था। नीचे आने से बहुत ही कम कर दिया था। कभी कभी तो इससे पूरे पूरे हफ्ते मुलाकात नहीं होती पाती थी। इसके मामलात में हम लोग कोई मुदाखलत नहीं करते थे। मेरे क़यास के अन मुताबिक वो अजनबी हो चुका था। इसकी बीवी घुलने मिलने वाली बहू साबित न हो सकी थी। इसका रवैया इतना सर्द होता था कि ज़ुलेखा इससे बहुत कम बोलती थी। हाँ, कभी कभी वो ये ज़रूर कहती कि आपका अंदाज़ा दुरुस्त था, फिर चुप हो जाती। मैं इन दोनों की वापसी का इंतज़ार करने लगा। अचानक जैसे मुझे चाय की तलब होने लगी, मैं उठकर बावर्ची खाने में चला गया। अभी मैंने चाय बनाने के लिए पानी रखा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो ज़ुबैदा के साथ रहने वाली बड़ी भी खड़ी थी। उन्होंने पहली नज़र में मुझे पहचान लिया। मैंने सलाम किया। वो जवाब देकर बोली, भैया अगर जहमत ना हो तो ज़रा घर चले चलो। आज फिर कोई बिजली का मसला हो गया है क्या? हमारे घर में तो कोई मर्द है नहीं। अच्छा, मैंने कहा, ज़रा ठहरिए, मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी आ जाओ। या ठहर के क्या करूँगी? घर पर तो कोई भी नहीं है दोनों के सिवा। कोई आ जाए तो दरवाज़ा मुझे ही खोलना पड़ता है। जी, मैंने कहा। वो मेरा जवाब सुने बगैर मुड़ गई। मैंने चूल्हा बंद किया और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आ गया। घर की एक चाबी मेरे कीरिंग में हमेशा मौजूद रहती थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो खुदकार तौर पर लॉक हो गया। मैंने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। गोया बड़ी भी दरवाजे से ही लगी खड़ी थी।
मैंने स्विच बोर्ड देखा, वही सर्किट ब्रेकर बंद था। गालिबन वायरिंग बहुत पुरानी हो गई थी, जो ज़रा सा लोड पड़ते ब्रेकर खुद का तरीके से गर्म होकर बंद हो जाता था। मैंने सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दिया। भाई तुम तो फ़ौरन ही खराबी पकड़ लेते हो, क्या तुम सचमुच इलेक्ट्रिशियन नहीं हो? बड़ी बी ने दोबारा पूछा, जो सवाल वो पहले भी कर चुकी थी। मुझे हंसी आ गई। क्या मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? बड़ी बी ने चिढ़कर कहा। मैं अपने बेटे से कह दूंगा, वो कल इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर सारी वायरिंग चेक करवा देगा। मैंने कहा, ये ठीक है। अच्छा मुझे इजाज़त? मैंने पूछा। लो भला, बगैर चाय पिए कैसे जा सकते हो? बीबी ने तुम्हारे लिए चाय का पानी रखा हुआ है। बड़ी बी ने फ़ौरन जवाब दिया, चाय? लेकिन। अरे भैया लेकिन छोड़ो, तुम लोग बचपन के साथी हो, गैरियत कैसी? उन्होंने चमक कर कहा। चलो अंदर चलो। वो मुझसे आगे आगे ड्योढ़ी से निकल गई। मैं इनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता सेन में पहुंच गया। आइए अंदर आ जाइए, रेशमा ने अंदरूनी दरवाजे में खड़े होकर कहा। मैं इसकी तरफ बढ़ गया। वो कमरा जो चंद दिन पहले उजाड़ नजर आ रहा था, अब सलीके से बैठने के लिए आरास्ता था। एक जानिब लकड़ी का झूला था, जिसको छत की जंजीरों से मुअल्लक किया गया था। इस पर कुशन लगे हुए थे। इसी जानिब एक तख्त बिछा हुआ था, जिस पर सफ़ेद चादर पड़ी थी और हल्के रंग का गोल तकिया रखा हुआ था, जबकि दरमियान में सोफे और एक तवील शीशे की मेज़ थी। मैं एक सोफे पर जा बैठा। रेशमा मुझे अंदर बिठाकर दोबारा बाहर चली गई। मुझे भी बैठे चंद मिनट हुए थे कि जुबैदा अंदर दाखिल हुई। इसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। इसके पीछे पीछे रेशमा चाय की ट्राली लिए अंदर आ रही थी, जिसमें से चाय के साथ दीगर लवाजमात में मौजूद थे। मैं उठ खड़ा हुआ। बैठे रहिए, जुबैदा ने कहा और मेरे सामने बैठ गई। रेशमा ने एक प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और साथ में कबाब की प्लेट थी। इतने तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत थी? बस चाय काफ़ी थी। चाय काफ़ी तो नहीं होती, रेशमा ने बरजस्ता मुदाखलत की। मुझे हंसी आ गई। तुम्हारी बेटी बहुत ज़हीन है, मैंने जुबैदा की तरफ देखकर कहा। क्या आप सचमुच बचपन के दोस्त हैं? रेशमा ने पूछा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? रेशमा तुम बहुत बोलती हो, जुबैदा ने धीमे से कहा। सॉरी अंकल, आपको बुरा तो नहीं लगा? रेशमा ने जल्दी से मुआज़रत की। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आप लोग बरसों पहले कैसे होंगे, क्या बातें करते होंगे, क्या करते होंगे। हमारी इतनी तवील दोस्ती नहीं थी और ना ही कोई मुलाकात। मैंने कहना शुरू किया। जुबैदा ने कुछ ना कहा, बस चुप सुनती रही। तुम्हारी अम्मी तो उन दिनों शायद तुम्हारी जितनी होगी, या शायद कुछ कम। बस चंद ही दिन रही थी तुम्हारी अम्मी, फिर तुम्हारी नानी के साथ वापस चली गई। अच्छा, रेशमा ने यूं कहा जैसे इसे शदीद मायूसी हुई हो। यानी कि कोई ख़ास नहीं? अब पता नहीं तुम ख़ास किस्म की किस बात की तवक्को रखती थी? पता नहीं, रेशमा हंसने लगी। कभी कभी ना याद रहने में भी एक याद रह जाती है, जुबैदा ने धीमे से कहा। रेशमा। बाहर से बड़ी बी की आवाज़ सुनाई दी। रेशमा बाहर चली गई। कमरे में हम दोनों तन्हा रह गए। चल लम्हों के बाद जुबैदा ने कहा, चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। तुम आप भी ले, मैंने कहा। आप तुम क्यों नहीं कहते? इसने कहा। कैसी हो? आपके सामने हूँ। बहुत वक्त गुजर गया, मगर तुम्हारी बेटी को देखकर यूँ लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। वक्त का काम तो बीत जाना है, ठीक कहती हो, मगर न जाने बाज़ जगह वक्त क्यों नहीं बीतता। कहाँ? यादों में। वो चुप रही। कमरे की खामोशी में कभी कभी हमारे चाय के नन्हे नन्हे घूंटों की आवाज़ें सरसराती। क्यों चले गए थे तुम लोग? मैंने पूछा। अब्बू के भाइयों ने दादाजी के मरने के बाद जायदाद की तकसीम में झगड़ा किया। इसकी वजह यह थी कि एक तो दादा जान की कोई वसीयत नहीं थी, दूसरे सब लोग अब्बू से नाराज़ थे। दादा की ज़िंदगी में तो कुछ न बोल सके, मगर उनके मरते ही सब लोग अपने अपने चोले उतार के सामने आ गए। सब क्यों नाराज़ थे तुम्हारे अब्बू से? अम्मी की वजह से। क्या मतलब? मैंने पूछा। अम्मी और अब्बू यूनिवर्सिटी फेलो थे, एक दूसरे को पसंद कर ली और कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि सबका ख्याल था कि शादी ख़ानदान में होनी चाहिए। बस दादा अब्बू ने ही साथ दिया था, मगर भाई बहन भाभीजी सब मुखालिफ हो गए और फिर एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि अब्बू ने हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये घर नाना ने ख़रीदा था जब वे शहर में कारोबार के सिलसिले में आते जाते थे। बड़े मामू ने कहा कि तुम्हारा हिस्सा है, तुम रहो, मगर फिर सुलह हो गई। सुलह की कोई शर्त तो होगी। इस किस्म की सूरत हाल में सादा सी सुलह तो नहीं हो सकती? मैंने सवाल किया। हाँ, जुबैदा ने गहरी सांस ली। आपने सही अंदाज़ा लगाया। सुलह हुई, मगर इस शर्त पर कि मेरा रिश्ता ताया अब्बू के बड़े बेटे से होगा, जो इस वक्त उम्र में मुझसे 15 साल ज़्यादा था। अब्बू ने महज इसलिए हाँ कर दी कि ख़ानदान छूट ना जाए। 2 साल बाद मेरी रुखसती हो गई। शादी के बाद पता चला कि इस ख़ानदान में शादी न होने की वजह इसका नफसियाती आर्जा था। गुस्से में वो जुनूनी हो जाता। बिला का शक्की मिजाज था। 9 बरस में जिस अजियत में गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ इसकी मारपीट के निशान ना हो। फिर अल्लाह ने मुझे निजात दे दी। वो गहरा सांस भरकर चुप हो गई। कमरे में खामोशी छा गई।
थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, मैंने बताया ना कि वो गुस्से में जुनूनी हो जाता था। इसका नफसियाती इलाज चल रहा था। इसी दौरान इसको गुस्सा आ गया और इसने अपने सर को दीवार में दे मारा। अल्लाह जाने कहाँ सर के अंदर चोट आई, वो बेहोश हो गया। इसे अस्पताल ले गए, मगर 3-4 दिन वो बेहोश रहकर इसी हालत में मर गया। मैं बेवा हो गई। लोग बेवा होने पर गम से मरने लगते हैं, मगर सच्ची बात है कि मैं बेहद बेहद पुरस्कून थी, जैसे मेरे ऊपर से खौफ और वहशत का हाला टूट गया हो।